हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन मूवी को, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी सीरीज की पहली मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कोनार प्रोविंस एरिया से, जहां हम देखते हैं कि यूएस आर्मी के गाड़ियों से टोनी स्टार्क को बेस कैंप की ओर ले जाया जा रहा होता है कि तभी उन पर आतंकवादियों का हमला होता है। पर टोनी स्टार्क किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर जाते हैं और एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। और फिर एक मिसाइल उनके पास आकर गिरती है, जिन पर उन्हीं की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम होता है। और तभी वे वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर वह मिसाइल वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें 36 घंटे पहले की फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को नॉमिनेट किया गया है आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए। जब टोनी स्टार्क छोटे थे तो उनके पिता हावर्ड स्टार्क ने अपने एक फ्रेंड ओबेडाया स्टेन के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी और वे यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर टोनी स्टार्क मौजूद नहीं होते हैं, तो उनकी जगह ओबेडाया स्टेन टोनी के इनाम को ले लेते हैं, जिसे टोनी के दोस्त जेम्स रोड द्वारा दिया जा रहा होता है। अगले ही सीन में हमें टोनी स्टार्क को कैसीनो में दिखाया जाता है, जहां जेम्स रोड उन्हें उनका इनाम देता है, पर टोनी स्टार्क इनाम लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास घर में जगह नहीं है इन इनामों को रखने के लिए। और वहां मौजूद एक एक्टर को इनाम पकड़ाकर वहां से चला जाता है। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहां वे मिलिट्री को अपने नए जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। और वहीं आयरन मैन सीरीज की लेजेंडरी सीन होती है, जब जेरिको मिसाइल को पहाड़ों में दागा जाता है तो विस्फोट की लहरें टोनी से आकर टकराती है। फिर टोनी ओबेडाया से फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि ये डील हमें मिलीनियर से बिलीनियर बना देगा। और फिर वह फोन रखकर वहां से अपने घर की ओर रवाना होता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम की ओर शिफ्ट होती है। जब टोनी स्टार्क को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसके चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है, जिसे पावर एक बैटरी से मिल रहा होता है। उस गुफा में टोनी स्टार्क के साथ यिनसिन नाम का एक व्यक्ति भी होता है, जो कि टोनी को बताता है कि उसने उनके सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की, मगर वे सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया, क्योंकि वे टुकड़े उसके दिल के काफी नजदीक था। इसलिए यिनसिन ने उसके चेस्ट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, ताकि वे बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल की ओर ना बढ़ सके। फिर यिनसिन टोनी को बताता है कि वे दोनों आतंकवादियों के कैद में हैं और वो ऐसी जगह है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। फिर आतंकवादी टोनी के पास आता है और कहता है कि अगर वो उन्हें उनका जेरिको मिसाइल बनाकर देगा तो वो उन्हें जाने देगा, मगर टोनी जानता था कि आतंकवादी उन्हें आखिर में मार डालेगा। इसीलिए वो मिसाइल बनाने के बहाने से वहां से निकलने की जुगाड़ में लग जाता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज की बहुत सारे हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी स्टार्क को बिना बताए आतंकवादियों को बेचे गए थे। टोनी उन सभी हथियारों का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बना लेता है, जो उनके फैक्ट्री में लगे बड़े आर्क रिएक्टर का छोटा रूप था, जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट किया जा सकता था। टोनी ने उसी डिजाइन को काफी छोटे लेवल पर बनाया, ताकि वो उसे अपने चेस्ट में लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वो कई सालों तक उसके चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो इसका इस्तेमाल एक मैकेनिकल आर्मर सूट को चलाने के लिए करना चाहता था। यिनसिन के साथ मिलकर टोनी एक मैकेनिकल आर्मर तैयार कर लेता है, जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इस आर्मर की हेल्प से टोनी वहां से निकलना चाहता था। जब वो सूट बनकर तैयार हो जाता है और टोनी उसे पहन रहा होता है, तब वहां के आतंकवादियों को उन पर शक हो जाता है और वे सब उन पर हमला करते हैं। लेकिन यिनसिन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। फिर टोनी अपने सूट की मदद से आतंकवादियों को मारता हुआ यिनसिन के पास पहुंचता है, तो यिनसिन अपना आखिरी सांस ले रहा होता है। फिर टोनी उस गुफा से बाहर आ जाता है और आतंकवादियों को मारकर उनके सारे हथियारों को तबाह करके वहां से निकल जाता है। फिर वो दूर एक रेगिस्तान में आकर गिरता है और उसका सूट टूटकर बिखर जाता है, जिसके बाद यूएस आर्मी और जेम्स रोड द्वारा उन्हें रेस्क्यू कर वापस न्यूयॉर्क लाया जाता है। वापस लौटकर टोनी मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना बंद कर देगी, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस फैसले से ओबेडाया और कंपनी के सारे लोग उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपना फैसला नहीं बदलता है और वो हथियार बनाने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करता है। टोनी फिलहाल अपने चेस्ट पर लगे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो एक नया और अपग्रेडेड आर्क रिएक्टर को बनाकर
अपने असिस्टेंट पेपर पोट्स की सहायता से उसे अपने चेस्ट में लगा लेता है और उसे अपने पुराने आर्क रिएक्टर को पेपर पोट्स को दे देता है। इसके बाद टोनी कई दिनों तक अपने घर पर रहकर एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड आर्मर तैयार करता है, जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इसके बाद टोनी अपने नए सूट की चेकिंग के लिए आसमान की ओर मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, लेकिन तेजी से ऊंचाई पर उड़ने के कारण सूट पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही उनका एआई बंद होना शुरू हो जाता है और फिर वह जमीन की ओर गिरने लगता है। लेकिन तभी टोनी अपने एआई जार्विस को शुरू होने का आदेश देता है और कुछ देर बाद जार्विस स्टार्ट हो जाता है और फिर टोनी वहां से वापस अपने घर में आ गिरता है। कुछ टाइम बाद टोनी ओबेडाया के बिना बुलाए पार्टी में जाता है, जहां उसे एक रिपोर्टर क्रिस्टिन एवरहार्ट से पता चलता है कि अभी भी उनके कंपनी का हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किया जा रहा है, जिनसे वो अफगानिस्तान के एक गांव गुलमिरा के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। ये सुनकर टोनी काफी गुस्सा हो जाता है और उनका सीधा शक ओबेडाया पर जा रहा होता है, क्योंकि ओबेडाया उसका पार्टनर होता है और वह जाकर ओबेडाया से पूछता है कि तुमने ये हथियार आतंकवादियों को क्यों बेचा। तब ओबेडाया कहता है कि ये बिजनेस है और बिजनेस के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। टोनी काफी गुस्से में अपने घर वापस आता है और फिर अपना नया अपग्रेडेड आर्मर पहनकर अफगानिस्तान के गुलमिरा गाँव में जाता है। वहाँ पर वो कई सारे आतंकवादियों को मारकर गाँव के लोगों को बचा लेता है और जहां स्टार्क इंडस्ट्रीज का हथियार रखा हुआ था वहां जाने लगता है कि तभी टोनी स्टार्क पर बॉम्ब से हमला होता है, जिससे टोनी जमीन पर आ गिरता है। जिस टैंक ने टोनी पर हमला किया था उसे टोनी अपने बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद टोनी वहां पर सभी हथियारों को नष्ट करके वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ ओबेडाया स्टेन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप करके रखा था। असल में ओबेडाया ने ही इन आतंकवादियों से टोनी को जान से मारने के लिए कहा था, मगर इन लोगों ने ओबेडाया को धोखा दे दिया। इसलिए अब वो इन सभी आतंकवादियों को मार देता है और वे उनसे टोनी का बनाया हुआ पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है, जिसे आतंकवादियों ने रेगिस्तान से आर्मर के मलबे को इकट्ठा कर बनाया था। इधर टोनी पेपर पोट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है, ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेची गई हथियारों का पता चल सके। तब पेपर पोट्स उस कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओबेडाया चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा था और उसी ने ही टोनी को मरवाने की साजिश की थी, ताकि वो टोनी के बाद कंपनी का मालिक बन सके। कि तभी ओबेडाया वहां आ जाते हैं। पेपर उनको बातों में उलझाकर सभी इन्फॉर्मेशन को जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को ये इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ ओबेडाया स्टेन टोनी के पुराने आर्मर के डिजाइन से अपने लिए एक नया आर्मर बना लेता है, मगर उनके साइंटिस्ट सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता है। इसलिए ओबेडाया टोनी के घर जाकर टोनी को एक डिवाइस की सहायता से पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वहां से चला जाता है। फिर टोनी किसी तरह से अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है और उसे अपने छाती में लगा लेता है और अपने आयरन मैन सूट को पहनकर ओबेडाया को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ओबेडाया अपने सूट में आर्क रिएक्टर को लगाकर उसे स्टार्ट कर लेता है और उस सूट का नाम आयरन मोंगर देता है। इधर पेपर पोट्स शील्ड के एजेंट के साथ ओबेडाया को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, पर ओबेडाया अपना सूट पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी टोनी वहां पर पहुंचता है और ओबेडाया को रोकने की कोशिश करता है। फिर टोनी उसे आसमान की उसी ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचने पर सूट में बर्फ जमनी शुरू हो जाती है और आयरन मोंगर की सारी सिस्टम बंद पड़ने लगते हैं और वह ऊंचाई से नीचे गिरता है। लेकिन थोड़ी देर में आयरन मोंगर स्टार्ट हो जाता है और आयरन मैन पर जोरदार वार करता है, जिसके बाद टोनी चकमा देकर पेपर की हेल्प से कंपनी में लगे बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबेडाया स्टेन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। शील्ड के लोग प्रेस के सामने टोनी को झूठ बोलने के लिए कहते हैं, पर वह प्रेस के सामने अपना आइडेंटिटी रिवील कर देता है और बताता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। मूवी के खत्म होने के बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो इस दुनिया में इकलौता सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसा और भी लोग हैं। निक फ्यूरी टोनी से अवेंजर्स इनिशिएटिव यानी सुपर हीरो की एक टीम बनाने की बात करते हैं। इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।